हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 3 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एंड तक बने रहना है और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज Prime Minister Narendra Modi laid the foundation stone and inaugurated development projects worth 33,700 crore in Bilaspur, Chhattisgarh, focusing on infrastructure, housing, healthcare, education, energy, and tribal welfare. Key initiatives include 3 lakh new homes for the poor, many registered under women's names, improved connectivity through roads and railways, renewable energy projects, and special schemes for tribal empowerment. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया और उसकी आधारशिला रखी। ये प्रोजेक्ट 33,700 करोड़ का है। ओके, इसका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन, एनर्जी और ट्राइबल वेलफेयर पर होगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 3 लाख नए घर गरीबों को दिए जाएंगे, जिसमें बहुत सारे महिलाओं के नाम से रजिस्ट्री होगी जिसमें, और रोड्स और रेलवेज की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाएगा, और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और आदिवासियों को सशक्त बनाने के लिए भी स्पेशल स्कीम्स इसमें इंक्लूड है। ओके, नेक्स्ट, The Ernst and Young Economy Watch Report projects India's GDP growth at 6.5% for financial year 26, stressing the need for a balanced fiscal strategy that promotes economic expansion while maintaining fiscal prudence. It highlights the importance of government investment in education and healthcare, a higher revenue to GDP ratio, and equalization transfers to reduce regional disparities. Achieving the 6.5% growth target requires a 7.6% quarter four financial year 25 growth, which may necessitate increased investment expenditure. तो भाई अर्नस्ट एंड यंग इकोनॉमी की एक वॉच रिपोर्ट आई है जिसने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए 6.5% अनुमान लगाया है, जो यह दर्शाता है कि इंडिया को एक बैलेंस्ड फिस्कल स्ट्रेटजी की जरूरत है, जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन को प्रमोट करेगा, और यह भी हाईलाइट करता है कि गवर्नमेंट की एजुकेशन, हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट की काफ़ी इम्पोर्टेंस है, जो कि जीडीपी रेशियो में सुधार करने के लिए हायर रेवेन्यू जनरेट करने वाला यह प्लेटफॉर्म है। वही 6.5% ग्रोथ को अचीव करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 25 में इसकी जीडीपी की ग्रोथ 7.6% से होगी, तभी 6.5% नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में अचीव किया जा सकेगा। ओके, नेक्स्ट, on 1st April 2025, Srile Ayorkor Bochwe became the 7th Secretary General of the Commonwealth of Nations, marking a historic moment as the first African woman to hold the position. She succeeded Patricia Scotland of Dominica, the first woman to serve in this role. Bochwe was elected during the Commonwealth Heads of Government meeting 2024 in Apia, Samoa for a 4-year term. तो ये कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की 7वीं सेक्रेटरी जनरल कौन बनी है? तो श्रीले आयोरकर बॉचवे। और इन्होंने इतिहास रच दिया, जैसा कि ये पहली अफ्रीकन वुमेन है जो इस पोजीशन पर जाएंगी। वे सक्सीड करेंगी पैट्रिसिया स्कॉटलैंड को, जो कि डोमिनिका की है। बॉचवे को हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग जो अब 2024 में एपिया समूह में हुई थी, वहां पर उन्हें इलेक्ट किया गया था 4-year टर्म के लिए, 4 साल के लिए इनका टर्म होगा। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस की बात करें तो यह करीब 56 देशों का संगठन है, जिसे ब्रिटिश एम्पायर के समय स्टैब्लिश किया गया था।
और इसे 11 दिसंबर 1931 को इस्टेब्लिश किया गया था। वहीं इसका हेडक्वार्टर जो है लंदन, यूके में। ओके, नेक्स्ट। N. Chandrasekaran, chairman of Tata Sons, has been appointed to the IMF Managing Directors Advisory Council on Entrepreneurship and Growth, aimed at providing insight into macroeconomic and financial policies to foster innovation, entrepreneurship, and long-term economic growth. The council, led by Kristalina Georgieva, will focus on improving macroeconomic conditions for sustainable development. तो भाई नटराजन चंद्रशेखरन जो कि टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, उनको IMF मैनेजिंग डायरेक्टर्स एडवाइजरी काउंसिल ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एंड ग्रोथ में अपॉइंट किया गया है। और इसका उद्देश्य मैक्रो इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज को एनालाइज करना, जो कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को फोस्टर करेगा। और इस काउंसिल की हेड जो होगी क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा होंगी, और इनका फोकस मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस में सुधार करना होगा, जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प मिल सके। ओके, नेक्स्ट। हाँ, आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ओके, नाउ नेक्स्ट। SBI Cards and Payment Services appointed Salila Pandey as its new managing director and chief executive officer effective April 1st, 2025. With nearly 30 years of experience in the banking sector, primarily with the State Bank of India, Pandey brings expertise in retail banking, credit services, and financial management. Her appointment marks a new leadership phase for SBI Card as it continues to expand its presence in India's credit card market. तो भाई SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज ने सालिला पांडे को एज एन मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO अपॉइंट किया है। ये 1 अप्रैल से ही इफेक्टिव हो गया। उन्हें लगभग 30 साल का बैंकिंग सेक्टर में एक्सपीरियंस है, प्राइमरली विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और उनकी जो बैंकिंग सेक्टर में रिटेल बैंकिंग, क्रेडिट सर्विसेज और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में निपुणता है, वह इंडिया की क्रेडिट कार्ड मार्केट में अपनी पहुंच बनाने के लिए काफी मददगार होगी। ओके, नेक्स्ट। Vandana Kataria, stalwart of Indian women's hockey, announced her retirement from international hockey on 2nd April 2024 after an illustrious 15-year career. The 32-year-old striker, with the record of 320 international appearances and 158 goals, retires as the most capped female hockey player in India's history. तो भाई वंदना कटारिया, जो कि इंडियन वुमेन्स हॉकी की दिग्गज खिलाड़ी है, उन्होंने इंटरनेशनल हॉकी से 2 अप्रैल, सॉरी यहाँ 2024 लिखा, 2025 होगा, रिटायरमेंट ले लिया है। ओके, नेक्स्ट। The Government of India has approved the appointment of Swaminathan S. Iyer as a whole-time member of IDI for a 5-year tenure or until he turns 62, whichever is earlier. Approved by the Appointments Committee of the Cabinet on March 25, 2025. His role involves overseeing the life insurance segment, focusing on regulation, policy development, and industry growth. His expertise in legal and regulatory affairs is expected to strengthen India's insurance sector. तो भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वामीनाथन एस अय्यर को IDI का फुल टाइम मेंबर बना लिया है 5 सालों के लिए, और 5-year tenure और until he turns 62 मीन्स जो पहले हो जाए, या तो 5 साल पूरा हो जाए या फिर वो उससे पहले ही 62 ईयर्स उनका कंप्लीट हो जाए, तो जो भी पहले होगा उस समय तक उनको अपॉइंट किया गया है। ओके, उनका रोल लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट में जिसका फोकस रेगुलेशन, पॉलिसी डेवलपमेंट और इंडस्ट्री ग्रोथ के लिए होगा, वो सबको देखना है। और उनकी जो एक्सपर्टीज है लीगल और रेगुलेटरी अफेयर्स में, वह इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर को और मजबूती प्रदान करेगी, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट।
The Dalai Lama was awarded the Gold Mercury Award for Peace and Sustainability on 1st April 2025 at his residence in Dharamshala, Himachal Pradesh. Presented by Gold Mercury International, a global think tank, the award recognizes his lifelong commitment to non-violence, human dignity, interfaith dialogue, and environmental conservation. This honor comes as the Dalai Lama nears his 90th birthday and celebrates his advocacy for peace and leadership. तो भाई 1 अप्रैल को गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल के द्वारा दलाई लामा को गोल्ड मर्करी अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उनको पीस और सस्टेनेबिलिटी के लिए दिया गया। दलाई लामा की बात करें तो वह एक बौद्ध धर्म के स्पिरिचुअल लीडर है जिन्होंने अपना सारा जीवन शांति, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की ओर न्योछावर कर दिया। और जो यह उनको सम्मान मिला है उस टाइम पर जब वो अपने 90th बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं। ओके, तो ये थे आज के सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको करा दिए हैं। अब आपको अपने से करने हैं। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।